सोहा जुनैद अली चौहान वल जुनैद अली चौहान आपको अशर खलील अहमद वल खलील अहमद से बेवज़ 1 लाख हक महर निकाह कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। उसने नज़र उठाकर एक बार फिर मोहित की तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे नज़रें झुका गई। कबूल है 3 दफ़ा कहकर उसने आंखें बंद की थी। निकाह हो चुका था। तभी अशर को कॉल आई, जिसे सुनकर वो धाड़ा था। क्या बकवास है ये। वो उठकर साइड पर गया था। तभी उसे वीडियो कॉल आई थी दोबारा। वो कॉल देखकर उसके होशान खता हुए। अभी भी यकीन नहीं आया। अब जैसा कहा है वैसा करो, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। और हाँ, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से कहा गया और साथ ही कॉल कट कर दी गई। वो चीखा, मगर कॉल कट चुकी थी। तभी वो मरे कदमों के साथ स्टेज की तरफ आया। सोहा की तरफ देखा, जिसके मुंह पे अभी भी घूंघट था। मैं अशर खलील अहमद तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज थे या फिर बॉम्ब जिसने वहाँ बैठे हर नफ्स को हिला दिया था। सोहा घूंघट से ही आंखें फाड़े देख रही थी। बेयकीनी की हालत में थी वो। हर किसी का मुंह खुला था। उसने किसी को सोचने समझने के काबिल ही कब छोड़ा था। खलील साहब आगे बढ़े और उसके मुंह पे थप्पड़ रसीद किया। ये कैसा घटिया मजाक है। ये मजाक नहीं है बाबा, हकीकत है ये। वो कहकर बाहर की तरफ भागा, जबकि खलील साहब भी उसके पीछे गए थे। मोहित भी उसके पीछे भागा। ज़ारा बेगम जल्दी से सोहा की तरफ बढ़ी। सोहा, उन्होंने पुकारा था उसे, जबकि वो अभी भी शौक में थी। ज़ारा बेगम आगे बढ़ी और उसे एकदम गले लगा लिया, जबकि सोहा के जिस्म में कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। सरगोशियाँ होने लगी थी हर तरफ। हाय बेचारी, अभी तो निकाह हुए 5 मिनट भी नहीं हुए थे बेचारी के, और तलाक का धब्बा लग गया। ज़रूर लड़की में कोई खामी है, कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है लड़की में, वरना कोई एक फ़ोन कॉल सुनकर कैसे किसी को तलाक दे सकता है। माँ ने पहले कम बदनामी कमाई, जो अब बेटी भी हिस्सेदार हो गई। हर किसी का अपना नज़रिया था। जितने मुंह उतनी बातें। कोई उससे हमदर्दी जता रहा था तो कोई उसकी किरदार कशी कर रहा था। मगर वो उस वक्त किस कुर्ब से गुजर रही थी, उसकी हालत क्या थी, किसी को क्या परवाह। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ से जाने लगे थे, और यूं बदनामी की पहली सीढ़ी पर सोहा चौहान ने पैर रख दिया था। अभी पता नहीं और कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आगे जाना था। रात की तारीकी हर सू छाई हुई थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। आज मामूल से हटकर सड़क सुनसान थी, और वो सुनसान सड़क पर पागलों की तरह भाग रही थी, बिना सोचे समझे कि वो किस रास्ते जा रही है। 2 गाड़ियाँ उसका ताक़ुब कर रही थीं। उस गाड़ी में बैठे सफ़ाक लोग उस पर हंस रहे थे। जितना भाग सकती हो भाग लो। आज हम भी देखते हैं कि भागकर कौन सी बिल में छुपती हो जो तुम्हें हमसे बचा सकेगी। वो उनके कहकहे आसानी से सुन सकती थी। अचानक उसका दुपट्टा उसके पाँव में अटका और वो वहीं गिर गई। वो उठकर भागना चाहती थी, मगर हिम्मत जवाब दे गई। उसने बेबसी से अपने दुपट्टे को देखा, फिर हिम्मत करके उठी और एक बार फिर भागी, मगर उतनी देर तक वो दरिंदे उसके सर पर पहुंच चुके थे। एक झटके से गाड़ियां उसके आगे रोकी उन्होंने। उनमें से एक लड़का बाहर आया, जो कि लगभग 24-25 साल का होगा। घुंघरियाले बाल, स्याह आंखें, जो कि उस वक्त एक भयानक मंजर पेश कर रही थी। एकदम से वो उसके सर पर पहुंचा और उसके बाल पकड़े। वो दर्द से चीखी। कहा था ना, शराफत से निकाह करना चाहता हूँ तुमसे, मगर तुम जैसे लोगों को इज्जत कहाँ रास आती है। ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, अब सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वो गुर्राया था। उसके लाख मिन्नत समाजत करने के बावजूद भी किसी को उस पर रहम ना आया। उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ खो दी। वैसे यार, इसको जिंदा छोड़ के कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, उनमें से एक बोला। पहले कभी कुछ हुआ है जो अब होगा। वैसे भी ये गरीब लोग कीड़े मकोड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके पास एक इज्जत ही तो होती है। उसने पास पड़ी लड़की की तरफ हकारत से देखते कहा, जो कि अब वो नहीं रही थी उसके पास। अगर बाप की इज्जत प्यारी होगी तो सारी जिंदगी मुंह नहीं खोलेगी। और तू क्यों डरा है, कौन सा पहली बार किया। वो मक्काराना अंदाज में बोला। नहीं यार, वैसे ही कहा। अब क्या करना है इसका, छोड़ देंगे किसी सड़क पर। बच गई तो ठीक, वरना खस कम जहाँ पाक। सबने कहका लगाया। बेल जा रही थी। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, बता दिया है मैंने चाचू को कि आज फिर हमेशा की तरह आपकी साहबजादी लेट आएगी। वो मुस्कुराते हुए बोला। हाय मोहित, तुम कितने अच्छे हो। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें इसीलिए फ़ोन कर रही हूँ। हाँ, जैसे तुम्हें तो मैं जानता ही नहीं हूँ ना।
بہت بہت شکریہ میرا ساتھ دینے کے لیے، کیا ساری زندگی ایسے ہی ساتھ دو گے میرا؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ لو یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ اس کی بات کی گہرائی سمجھے بغیر بولا، جبکہ وہ اس کے جواب سے پرسکون ہو گئی۔ جو خدشہ تھا اس کے دل میں وہ بھی دور ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، فون بند کرو، مجھے بہت سارا کام ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ہاں اب اپنا کام جو ہو گیا، وہ منہ بناتے بولا۔ وہ اس کا تایا ذات تھا، اس نے ہمیشہ اس کی ہر موقع پر ساتھ دیا تھا۔ آج وہ جس مقام پر تھی اس میں تقریباً 90% موہت کا ہاتھ تھا۔ وہ دونوں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کی زندگی میں کب اتنا اہم ہو گیا، اور اس کے اقرار کرنے سے وہ خود بھی ڈرتی تھی۔ اور اس بات کا اقرار کرنے سے وہ خود بھی ڈرتی تھی۔ خیریت؟ سوہا نظر نہیں آ رہی؟ پھپھو ادھر ادھر نظریں دوڑاتی بولی۔ پھپھو آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ لیٹ آتی ہے، جاب ہی ایسی ہے اس کی، جانتی ہوں، لیکن یہ رات کو کون سی عدالتیں کھلی ہوتی ہیں جو وہ آدھی آدھی رات تک باہر رہتی ہے؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی۔ عدالتیں نہیں کھلی ہوتی، مگر کام تو کرنا ہوتا ہے نا۔ کیس صرف عدالتوں میں نہیں لڑے جاتے، یہاں عدالتوں کے باہر بھی ان کے کام کیے جاتے ہیں، موہت جتا کر بولا۔ ہاں خود وہ عدالتوں میں لڑتی ہے اور تمہیں گھر میں اپنا وکیل بنا کر چھوڑ جاتی ہے، جبکہ موہت نے ایک گہری سانس لی۔ ویسے جنید، تم نے اس کی شادی کے بارے میں نہیں سوچا؟ 28 کی ہونے والی ہے، اوپر سے ساری رات باہر رہتی ہے، بعد میں مشکل ہوگی۔ چاچو اٹھیں، آپ کے سونے کا وقت ہو گیا، چلے آئیں، ویسے بھی پھپھو سفر کر کے تھک گئی ہوں گی، انہیں بھی آرام کرنے دیں، اٹھیں اٹھیں۔ اس سے پہلے کہ جنید صاحب کچھ بولتے موہت بولا تھا، جبکہ پھپھو گھور کے رہ گئی تھی۔ پورا چمچہ ہے اس کا، وہ بڑبڑائی تھی۔ جنید اور جمشید 2 بھائی تھے۔ جنید صاحب کی ایک بیٹی سوہا تھی، جبکہ جمشید صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی موہت اور شنایا۔ دونوں بھائیوں میں محبت تھی، آگے ان کی اولاد میں بھی سلوک تھا بہت، اور وہ بڑے اچھے سے رہتے تھے۔ وہ رات گئے واپس آ رہی تھی، تبھی اس کی گاڑی کے آگے کوئی آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے ٹکراتا اس نے بمشکل بریکس لگائیں۔ سوہا بھاگ کر گاڑی سے نکلی۔ سڑک پر گری لڑکی کی حالت دیکھ اس کا دل دہل گیا۔ اس نے لڑکی کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا، ہسپتال لے گئے۔ صبح تقریباً 3 بجے کے قریب وہ گھر پہنچی، کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے وقت آواز سنائی دی ایک۔ لگ گیا ٹائم گھر آنے کا؟ وہ تائی جان، آج کام زیادہ تھا نا، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی، بہتر ہوگا کہ جلدی آیا کرو، کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ ذمہ لیا تھا لڑکی کا، سنبھال پھر بھی نہ سکے۔ ماں تو تمہاری اپنے شوق پورے کرنے کے لیے ہمارے پلے باندھ کر چلی گئی تمہیں، اب تم ہی تھوڑا خیال کر لو، باپ نے اگر اعتبار کیا ہے تو بھرم بھی رکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی، جبکہ پیچھے وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس کے لیے نارمل تھا یہ سب، اسے برا نہیں لگتا تھا، اب عادت ہو گئی تھی۔ رات کی تاریکی چھٹ چکی تھی۔ صبح تقریباً 7 بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوا۔ سامنے ہی سلطان افندی کو بیٹھے دیکھ وہ ایک دم رکا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ پوری رات کون سی ماں کے پاس تھے جس نے تمہیں بستر پر پڑی سگی ماں کو بھلا دیا؟ اسی ماں کے ساتھ جس نے آپ کو اپنی بیوی بھلا دی تھی، اور آج وہ اس حال تک پہنچ گئی، وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ اسی انداز میں بولا، بکواس بند کرو، یہ جو تم اتنا اترا رہے ہو نا، میری ہی دی گئی چھوٹ ہے، اگر میں اپنا ہاتھ کھینچ لوں تو کسی قابل نہیں رہو گے تم، اور رات کو جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے نا، سب پتہ ہے مجھے۔ وہ غرائے تھے۔ شاہ کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تو آپ کے چمچے نے آپ کو خبر دے دی؟ اچھی بات ہے، اگر بات بگڑ گئی تو سنبھال لیجئے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا۔ ہاں تمہارا پھیلایا ہوا گن صاف کرنے کے لیے میں اس دنیا میں ہوں نا، اگر فرصت ملے تو ماں کا بھی حال پوچھ لینا۔ وہ چلائے تھے پیچھے سے۔ سنڈے تھا، اس لیے سوہا آج دیر تک سو رہی تھی، تبھی زور زور سے دروازہ بجا تھا۔ آپ ہی اٹھ جائیں، چھٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا دن سوتے ہی رہنا ہے۔ یہ شنایا تھی۔ تبھی سوہا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ دروازہ کھولا۔ کبھی ادھر ادھر کی بھی خبر رکھ لیا کرے، سارا دن اپنے حجرے میں رہتی ہیں، عدالتوں کے چکر لگا لیے اور پھر ادھر بند ہو گئیں۔ آپ سے اچھی زندگی تو مجھے لگتا ہے کہ قیدی گزارتے ہیں۔ اپنی عادت کے مطابق وہ شروع ہو گئی تھی۔ بتاؤ کون سی بات ہے جس سے تمہارے پیٹ میں مروڑ اڑ رہے ہیں، اور ادھر آنے پر مجبور کر دیا اس نے تمہیں؟ سوہا بیڈ پر بیٹھتی بالوں کو جوڑے میں قید کرتے بولی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ رات کی پھپھو آئی ہوئی ہیں، پتہ ہے وہ اس بار کسی خاص مقصد کے لیے آئی ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ آنٹی فضیلت، وہ جو پھپھو کی دوست بھی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے آپ کا رشتہ مانگا ہے، وہی بات کرنے آئی ہیں پھپھو۔ سوہا ایک دم پھیکی پڑی۔ یہ بات موہت کو پتہ ہے؟ سب کو ہی پتہ ہے سوائے آپ کے، آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ سوہا کے چہرے پر رنگ آئے تھے مختلف۔
صبح سے ہی بے چین تھی وہ۔ آخرکار ہمت کر کے وہ موہت کے کمرے کی طرف بڑھی، نوک کیا۔ آواز آنے پر اندر داخل ہوئی تو وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ زہے نصیب، آج بڑے لوگوں نے کیسے ٹائم نکال لیا؟ وہ اسے دیکھتے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا بولا۔ وہ اٹکی تھی۔ پہلی دفعہ وہ اس سے بات کرنے پر جھجک رہی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے؟ پتہ ہے مجھے کیا بات کرنی ہے تم نے، بیٹھ جاؤ۔ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا، جبکہ وہ چونکی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ؟ کیونکہ وہ بات تم تک پہنچنے سے پہلے مجھ تک پہنچ چکی تھی۔ اشر کے بارے میں پوچھنے آئی ہو نا؟ اچھا لڑکا ہے، پرسنلی جانتا ہوں میں اسے، سلجھا ہوا ہے، تمہاری اور اس کی جوڑی خوب جچے گی۔ مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ ہاں کر دو۔ سوہا کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ بے یقینی کی حالت میں وہ اس کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ واقعی وہ موہت ہی تھا۔ موہت نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی، اسے ہوش میں لانے کے لیے۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ تمہاری بھلائی کے لیے بولا ہے، باقی تمہارا فیصلہ ہوگا۔ زور زبردستی تو تم پر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سوہا ایک دم اٹھی۔ اگر وہ 2 منٹ اور یہاں رکتی تو شاید اپنا ضبط کھو دیتی۔ تم پاپا کو بتا دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ادھر رکی نہیں، جبکہ موہت نے اسے پکارا تھا پیچھے سے۔ اسے کیا ہو گیا؟ وہ بڑبڑایا، اور یہی لمحہ تھا جب دونوں کے درمیان دراڑ آئی تھی۔ کمرے میں آ کر کتنی دیر وہ خالی خالی نظروں سے کمرے کو گھورتی رہی تھی۔ آنسو آئے لیکن اس نے فوراً صاف کر لیے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس لیے تھی کہ شاید موہت ہمیشہ کی طرح اس کی امیدوں پر پورا اترا تھا، اور آج یوں اپنی امید کو ٹوٹتے دیکھ وہ بھی ٹوٹی تھی، مگر اتنی کمزور نہیں تھی کہ اپنے ایموشنز کنٹرول نہ کر پاتی۔ اب سوہا چوہان مر تو جائے گی مگر کبھی اپنی محبت کا اقرار نہیں کرے گی۔ اگلے ہی دن صبح صبح سوہا اس لڑکی کو ہاسپٹل دیکھنے گئی۔ رات ہی ڈاکٹر سے بات ہوئی، اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ اب کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہے۔ اسے لگا وہ رو رہی ہے۔ وہ اس کے قریب گئی اور کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک دم ڈر کر اچھلی تھی۔ ریلیکس، سوہا نے اسے تسلی دی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ رشنا، یک لفظی جواب آیا۔ پولیس آئی ہے باہر، تمہارا بیان لینا چاہتی ہے۔ کون لوگ تھے؟ اگر پتہ ہے تو بتا دینا۔ سوہا نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہا، جبکہ اس نے تڑپ کر دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا اس سے؟ سزا مل جائے گی انہیں، میری عزت واپس آ جائے گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخی تھی، جبکہ سوہا نے نظریں چرائی۔ عزت تو واپس نہیں آ سکتی مگر انصاف تو مل سکتا ہے نا، انہیں سزا تو مل سکتی ہے نا، تاکہ آئندہ وہ کسی اور کی عزت تار تار کرنے کے قابل نہ رہیں۔ انصاف؟ وہ ہنسی، اور اس کی ہنسی میں طنز اور قرب دونوں تھے۔ کس انصاف کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس ملک میں عدالتیں غریبوں کے لیے ہیں، امیروں کے لیے ابھی تک کوئی عدالت نہیں بنی۔ ساری سزائیں ہم جیسے غریبوں کے لیے ہیں، اور انصاف کے تقاضے بھی ہم جیسے غریب ہی پورے کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے قرب سے بولی۔ ایسی بات نہیں ہے، انصاف لینا پڑتا ہے، اپنے حق کے لیے بولنا پڑتا ہے، چھیننا پڑتا ہے اپنا حق۔ سوہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بکھری ہوئی لڑکی کو کیسے تسلی دے، کیسے سمجھائے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دلوائیں گی انصاف مجھے؟ اس نے جیسے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھا، جبکہ سوہا نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ قرب، بے یقینی، مایوسی، کیا کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ سوہا چوہان کا وعدہ ہے تم سے، وہ تمہارا ہر قدم پر ساتھ دے گی، جب تک آخری سانس ہے تب تک۔ سوہا نے مسکرا کر اس کی ہتھیلی پہ اپنا ہاتھ رکھتے کہا، جبکہ رشنا نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ آنکھیں موند گئی۔ بلا لیں پولیس کو۔ تھوڑی ہی دیر بعد پولیس انسپکٹر اندر آیا۔ بیان ریکارڈ کیا گیا، لیکن جیسے اس نے شازم افندی کا نام لیا، انسپکٹر ٹھٹکا تھا، اور یہ بات سوہا نے بھی نوٹ کی۔ اوئے فیض، سلطان صاحب کا نمبر ملاؤ، ان کو بتاؤ کہ ان کے ثبوت نے پھر سے کارنامہ سر انجام دے دیا۔ انسپکٹر باہر آتے ہی اپنے ساتھی اہلکار سے بولا، نہیں بلکہ رہنے دیں، ان کے گھر جاتا ہوں، کافی دن ہو گئے سیوا نہیں ہوئی۔ چہرے پر کمین کی سجائے وہ بولا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں انسپکٹر سلطان افندی کے گھر پر تھا۔ آپ کے برخوردار نے ایک بار پھر کارروائی ڈال دیا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل اس بات سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ انسپکٹر ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ کا کش لگاتے بولا، اصل مدعے پر آؤ۔ اصل بات یہ ہے افندی صاحب کہ اس لڑکی نے بیان دیا ہے آپ کے بیٹے کے خلاف۔ اس سے پہلے کہ معاملہ بگڑے سنبھال لیں جیسے پہلے سنبھالتے ہیں۔ ویسے حیرت ہے کہ اس بار لڑکی کو زندہ کیسے چھوڑ دیا آپ نے؟ بس ہو گئی غلطی، لیکن اب زندہ نہیں رہے گی۔ ایک اور بات، اس بات کی گواہ پروسیکیوٹر بھی ہے، جب اس نے بیان دیا وہ وہیں پر تھی، وہ مسئلہ کر سکتی ہے۔ کون پروسیکیوٹر؟ پروسیکیوٹر سوہا چوہان۔
बड़ी अथरी वकील है, बड़ी अथरी वकील है। एक बार पहले भी मेरा पाला पड़ चुका है उसे, बड़ी ज़िद्दी है जी। इंस्पेक्टर ने ठंडी सांस ली थी। तभी शाजिम आया वहीं। तो क्या हुआ, उसका पत्ता भी कटवा देंगे? वो सोफे पर बैठते लापरवाही से बोला। इंस्पेक्टर ने कनखियों से उसकी तरफ देखा, जबकि सुल्तान अफंदी ने गुस्से से घूरा था उसे। शाजिम, ये ना हो दूसरों के पत्ते साफ करते करते किसी दिन कोई खामोशी से तुम्हारा पत्ता साफ कर जाए। इंस्पेक्टर तंजन बोला। अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर। सुल्तान आफंदी भड़का था। मैं तो अपनी औकात में हूँ, आप ज़रा इसे काबू में करें सुल्तान साहब। मुखलिसाना मशवरा है, ये ना हो किसी दिन किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं आप। ऐसी कोई मुसीबत, कोई मसला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जिसका तोड़ शाजिम अफंदी के पास ना हो। वो मगरूराना अंदाज में बोला। शाजिम, चुप करो तुम। इंस्पेक्टर, तुम बताओ क्या हाल है इसका? सुल्तान बोला था। पत्ता साफ करने की बजाय इसकी फैमिली को पैसे देकर चुप करवा दें। सुलह सफाई से मामला हल करेंगे तो बेहतर होगा। इंस्पेक्टर समझदारी से बोला था। और वो वकील? सुल्तान अफंदी कुछ सोचते हुए बोला। तो वो वकील क्या कर लेगी? जब लड़की पीछे हट जाएगी तो क्या करेगी वो वकील? उस वकील को मुझ पर छोड़ दें। मैं उसे ऐसे उलझाऊंगा कि उसकी ज़िंदगी में कि वो किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाएगी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई कोई खेल नहीं खेला। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए शाजिम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं खुद संभाल लूँगा सब कुछ। तुमने जो पहले किया है ना, वही बहुत है। और बाबा जानी, कुछ नहीं होगा, बस छोटा सा खेल खेलूँगा। और अगर कोई मसला हुआ तो हमेशा की तरह आप हैं ना संभालने के लिए। शाजिम बच्चों की तरह पिचकारते बोला। आप लोग ये सब बाद में कर लीजिएगा, पहले उस लड़की का मामला रफा दफा करें, उसके घर वालों को ढूंढें और उनका मुंह बंद करें, इससे पहले कि मामला ऊपर पहुंच जाए। फिर मेरे बस में भी कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर दोनों हाथ उठाते हुए बोला। आज ही करता हूँ कुछ। बाबा, सीधा सीधा उस लड़की को जहन्नुम रसीद करें। क्यों इन लोगों पर पैसा बर्बाद करना है आपने? तुमसे मशवरा मांगा है? जाओ तुम अपनी माँ के पास, याद कर रही है वो तुम्हें, उसके पास भी बैठ जाया करो कभी। और ये सब बकवास उसके सामने मत कर देना। सुल्तान ने उसे तंबीह करते कहा। बच्चा नहीं हूँ मैं जो हर बात माँ के कान में फूंक दूंगा। हाँ, वो तो कब का अंदाज़ा हो गया कि बच्चे नहीं हो तुम, वो चोट करते बोला, जबकि शाजिम मुंह बनाते वहाँ से चला गया। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर तुम्हारा। जनाब, ये तो फ़र्ज़ था हमारा, अब आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें। वो चेहरे पर कमीनी हंसी सजाए बोला। सुल्तान ने उसे देख तासुफ से सर हिलाया, फिर उठकर चले गए। कुछ देर बाद उसके सामने नोटों की गड्डियाँ उन्होंने टेबल पर फेंकी, जिसे देख इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठीं। कुछ देर बाद तुम्हारे माँ बाप उधर आ जाएंगे, फिर तुम सब घर जा सकते हो। सोहा उसे देखते हुए बोली। किस मुँह से, किस ज़ुबान से मैं उनका सामना करूंगी? एक इज्जत ही तो थी मेरे पास, उसकी भी हिफाजत ना कर सकी मैं, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? वो छत को घूरते बोली। रो रो कर अब आंसू भी खुश्क हो चुके थे उसके। सोहा उठकर उसके पास आई, उसका हाथ पकड़कर उसके सिरहाने बैठी। देखो, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम खामखा में खुद को जिम्मेदार ना ठहराओ। मेरा ही कसूर है, ना मैं उस दिन इंटरव्यू के लिए जाती, ना उस घटिया इंसान से मेरा सामना होता, और ना ही आज सब कुछ होता। वो सब कुछ दोबारा याद करके आंखें जोर से मीच गई। सोहा ने उससे पहले कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना उसकी हालत देखकर कर रही थी। उसने उसे गले लगाया। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये सब कुछ ऐसा ही होना लिखा था तुम्हारी ज़िंदगी में। वो उसे गले लगाते बोली और कितनी देर उसको गले लगाए बैठी रही। रचना के माँ बाप को हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। वो जो दोनों परेशान थे रचना की गुमशुदगी की वजह से। फ़ोन सुनकर उनकी जान में जान आई कि उनकी बेटी ज़िंदा है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं बताया गया था कि हुआ क्या है उसके साथ। उनको बस इतना जानकर खुशी थी कि उनकी बेटी ज़िंदा सलामत है। वो जैसे ही घर से बाहर निकले, गाड़ी आई, उनको गाड़ी में बैठने को कहा गया। कौन हो तुम लोग? सिकंदर बोले थे। इससे पहले के कुछ और बोलते उन दोनों को धक्का देकर गाड़ी में बिठा दिया गया। दोनों तरफ दो लोग बैठे थे जिन्होंने पिस्तौल तानी थी, और फिर गाड़ी भगा ली गई। घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है मुझे, इसलिए सीधी बात करूंगा। सुल्तान अफंदी उनके सामने टांग पर टांग रखे सोफे पे बैठा था। कौन हो तुम? हमें क्यों लाया गया यहाँ? सिकंदर साहब बोले। रिलैक्स, उसी तरफ आ रहा हूँ। माजरत खाऊं मैं, मेरे बेटे ने जो भी किया तुम्हारी बेटी के साथ, क्या किया है तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी के साथ? वो ठीक तो है ना? रचना की माँ अचानक बोली। पहले बात तो सुन ले मेरी, वो ठीक है या नहीं ये बात तुम लोगों को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगी। खैर, मैं असल बात की तरफ आता हूँ। अपना मुंह बंद रखने के कितने लोग हैं तुम लोग? तुम लोगों की बेटी ने बयान दिया है मेरे बेटे के खिलाफ, जाहिर है तुम लोगों की मर्जी भी शामिल होगी उसमें। वो दोनों फटी फटी निगाहों से उसे देख रहे थे।
हमारी बेटी कहाँ है, क्या किया गया उसके साथ, कौन सा बयान, सीधी बात करें, क्या मतलब तुम लोग मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हो या वाकई नहीं पता तुम्हें। सुल्तान हैरानी से अबरू उचकाते बोला, हमारी बेटी कहाँ है, वो ठीक तो है ना, आप सिर्फ ये बताएं, हमें और कुछ नहीं लेना देना किसी चीज़ से। सिकंदर साहब इल्तजाइया हुए थे, आप लोग एक्टिंग कर रहे हो या सच में आप लोगों को नहीं पता। इन सब में मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के साथ ज़्यादती की है और उसने पुलिस में उसके खिलाफ बयान दिया है। मैं तुम लोगों को ये कहने के लिए बुला चुका हूँ कि क्यों बदनामी अपने सर ले रहे हो। किसी को कुछ नहीं पता। मैं तुम लोगों को इतने पैसे दूंगा कि तुम लोग ये शहर छोड़कर किसी और शहर जाकर अच्छी ज़िंदगी बसर कर सको। इन केसेस से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय जिल्लत के। सुल्तान बड़े आराम से ये बात करके अब उनकी तरफ देख रहा था, जो कि बुत बने मुंह खोले उसे घूर रहे थे। ज़्यादती, उसकी माँ सदमे से बोली। फिर कितनी देर दोनों सदमाती कैफियत में बैठे उसे घूरते रहे। जब होश में आए तो माँ चीख पड़ी, कितने फ़ख्र से बता रहे हैं अपने बेटे का कारनामा, ना कोई मलाल ना पशेमानी, और फिर पैसों का लालच दे रहे मुंह बंद रखने के लिए। कुछ छोड़ा है हमारे पल्ले, कहाँ है हमारी बेटी, मार के फेंक देते उसे, जीते जी मार तो दिया है। वो अचानक उठकर सुल्तान के गिरेबान की तरफ बढ़ी। उसने धक्का दिया। तमीज़ से रहो मोहतरमा, जानता हूँ बहुत बड़ा दुख है, मगर बेहतरी तुम लोगों की इसी में है, वरना बेटी की जान से भी हाथ धो बैठोगे, और जो तुम लोगों की बची कुची इज्जत है ना, उससे भी। समझाओ अपनी बीवी को। वो सिकंदर की जानिब देखते बोला, जो अभी भी भुत बना बैठा था। शराफत से पेश आ रहा हूँ क्योंकि अफसोस है मुझे। टाइम है तुम्हारे पास, सोच लो तुम लोग, थोड़ी देर बाद आता हूँ। फिर मुझे बता देना कि जिल्लत की ज़िंदगी जीना चाहते हो बेटी के बगैर या फिर इज्जत की। ये कहकर वो उठकर चला गया, जबकि पीछे वो एक दूसरे का चेहरा देखता रहे जबकि पीछे वो एक दूसरे के चेहरे को तकते रहे। रात तकरीबन 12 बजे के करीब वो घर आई थी। सामने जुनेद साहब सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे। उसे देखकर सीधे हुए। वो हैरान हुई कि इस टाइम तक तो वो सो जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कैसी हो, काफ़ी दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई। वो उसे अपने पास बिठाते बोले। उन दोनों बाप बेटी के दरमियान कोई इतना मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं था। जुनेद साहब उसका ख्याल करते, लेकिन सिर्फ उसके खर्चे पूरे करने की हद तक। बाप वाला प्यार तो कभी दिया ही नहीं था उसे। और इस सब की वजह सोहा की माँ थी, जो अपनी शोबिस की ख्वाहिश पूरी करने उन्हें छोड़कर चली गई थी। मैं ठीक हूँ, खैरियत, वो हैरान होते बोली। खैरियत है, ज़रूरी बात करनी थी। सोहा को अंदाज़ा हो गया कि कौन सी ज़रूरी बात। वो बगैर कोई तमहीद बांधे बोले थे, बेटा तुम्हारा प्रपोज़ल आया खलील साहब के बेटे अशर का। मेरी तरफ से तो हाँ ही है, मगर एक बार तुमसे पूछना चाहता था। वो सर झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। पापा आप लोगों की जैसी मर्ज़ी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो सर झुकाए बोली, चलो ठीक है, वो जल्द अज जल्द शादी करना चाहते हैं, कोई एतराज़ तो नहीं। नहीं, वो फ़ौरन ही जवाब देकर उठी, मैं थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ, आप भी सो जाएं। ये कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ गई। अगर जुनेद साहब उससे ज़रा भी अटैच होते तो ज़रूर कुछ ना कुछ समझते, मगर वो पुरसकून थे। रात की तारीकी छट चुकी थी, सुबह का उजाला हर सू फैल गया था। क्या है, इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया मुझे, काम था बस। शाजिम उसके सामने कुर्सी खींचते बैठते बोला। हाँ पता है तुम्हें मेरी याद तभी आती है जब काम होता है, अब बोल। अदनान, जो कि हर बुरे काम में उसके साथ होता था, बोला, एक लड़की का पता करवाना है। अबे छोड़ दे लड़कियों की जान, किसी दिन तेरी जान को आ जाएंगी ये लड़कियां। पूरी बात तो सुन ले, मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए, कहाँ जाती है, कौन है, उससे जुड़े हर बंदे की रिपोर्ट, उसकी हर बात की रिपोर्ट, हत्ता कि उसकी भी जिसकी उसे खुद भी खबर ना हो। जिसकी उसे खुद खबर ना हो उसकी तुझे मैं खबर कैसे दूं। और ये है कौन जिस बेचारी के नसीब फूटने वाले। होती हैं ऐसी बहुत सी बातें जिसका हमें खुद को इल्म नहीं होता, मगर दूसरों को होता है। प्रोसिक्यूटर सोहा चौहान। बस इतना पता है मुझे, आगे तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है उसकी, A to Z। क्या किया है उसने वैसे, उठवाना होता तो इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं होनी थी तुम्हें। इरादे क्या हैं तुम्हारे। अदनान तफ्तीशी नज़रों से उसे देखते बोला। किया तो कुछ नहीं, मगर इससे पहले कि कुछ कर दे उसका इंतज़ाम पहले ही करना है। तुम्हें तो पता है कि शाजिम कोई रिस्क नहीं लेता। वो आंख दबाते हुए बोला था। क्या मतलब, कि वो लोग चले गए, जाते हुए कोई अता पता कुछ भी नहीं देकर गए, कोई पैगाम कुछ भी। सोहा उस वक्त ऑफिस में थी और उस अस्पताल फ़ोन किया था रचना का पूछने के लिए उसने कि उसके माँ बाप आए हैं या नहीं। उसे हैरत का झटका लगा कि रात ही रचना के माँ बाप आए और उसे खामोशी से लेकर चले गए, और तो और बयान भी वापस ले लिया गया। खैर समझ तो उसे आ रही थी कि मामला क्या है, मगर उस वक्त वो कुछ और नहीं कर सकती थी सिवाय अफसोस करने के। और यूँ एक और लड़की मुआशरे के डर से मुँह सी
कर बैठ गई थी। उसने ठंडी आ भरी, तभी दरवाज़ा बजा और मोहित अंदर आया। बंदा कभी तो छुट्टी कर लेता है। आज मंगनी है तुम्हारी और तुम इधर बैठी हो। मैंने क्या करना है, एक अंगूठी तो पहननी है। जब अंगूठी पहनने का टाइम आएगा चली जाऊंगी। वो एक नज़र उसे देखती फाइल उठाते बोली। मोहित आगे बढ़ा और हाथ से फाइल पकड़कर मेज़ पर रख दी। कितने बार कहा है तुम्हें, मेरे सामने बिजी होने का ये नाटक मत किया करो। या तो पूरा फोकस मुझ पे रखा करो या फिर अपने काम पर। ये एक साथ दो काम मत किया करो। उसकी बात सुनकर सोहा के दिल को कुछ हुआ। हालांकि वो ये बात पहले भी कई बार कर चुका था और वो हमेशा हंसती थी इस बात पर। आज उसे लग रहा था कि सारी दरो दीवार उस पर हंस रहे हैं। खैर, तुमने डंटिंग बंटिंग नहीं करवानी अपनी, पॉलर वॉलर नहीं जाना। लड़कियां तो सो टिशन करती हैं, तुम बड़े मज़े से इधर बैठी हो। नहीं, मैं ऐसे ही अच्छी हूँ, करवा लो। तुम्हारे दूल्हे बेचारे का क्या कसूर है, उसे क्यों मरी हुई चुड़िया जैसी शक्ल दिखानी है तुमने। उसका कसूर यह है कि वो मेरा दूल्हा है। वो हंसा था। कभी कभी सच्ची बातें कर जाती हो वकील साहिबा। चलो उठो, कहीं बाहर चलते हैं लंच के लिए, मुझे भूख लगी है, फिर वहीं से घर चले जाएंगे। और ना नहीं सुननी मुझे, उठो चलो। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ 2 मिनट में। 2 मिनट का मतलब 2 मिनट, वो उंगली उठाकर बोला। हाँ भाई 2 मिनट। वो चला गया। तभी उसने नंबर मिलाया था कोई। दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ आई। मुझे शाजिम आफंदी की पूरी डिटेल कल सुबह तक चाहिए। फ़ोन बंद कर दिया गया। यही गलती थी उन दोनों की कि वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों का एक दूसरे से अनजान रहना ही बेहतर था, मंगनी की बजाय निकाह। मगर ये कैसे मुमकिन है। जुनेद साहब परेशान हुए। अगर आप चाहें तो मुमकिन है अगर आप चाहें तो मुमकिन है सब। दरअसल आपको तो मेरी मजबूरियों का पता है। मैं वापस जाना चाहता हूँ इटली। नेक्स्ट वीक जाना ज़रूरी है, इसलिए चाहता हूँ कि जाते जाते शादी का काम सर अंजाम दे जाऊँ। वलीमा फिर मेरी वापसी पर हो जाएगा। खलील साहब बोले। मगर आपने तो अपना सारा बिजनेस इधर सेट नहीं कर लिया। किया नहीं है, अब करना है। उधर सब खसारे में जा रहा था, तभी जाना पड़ रहा। मगर मैं अकेला तो फैसला नहीं कर सकता, बाकी सबसे भी तो पूछना होगा। जी ज़रूर, मगर कोशिश कीजिएगा कि हमारी मजबूरी समझें आप लोग। सोहा को जब पता चला निकाह के बारे में तो वो शौक हुई थी। मोहित और शनाया तकरीबन 2 घंटे उसके सिरहाने बैठे रहे और उसे कायल करते रहे। बिल आखिर वो कामयाब हो गए थे। उनके जाने के बाद उसने आंखें मूंदी, तभी फ़ोन की घंटी बजी थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। वालेकुम अस्सलाम। कभी माँ को भी फ़ोन कर लिया करो, भूल गई हो लगता है तुम भी बाकी सब की तरह। माँ की तरफ से गिला किया गया। अम्मी, भूलना होता तो कब का आपको भूल चुकी होती, आपको फ़ोन करने वाली थी। क्या हुआ, थकी थकी क्यों लग रही है आवाज़। माँ थी, दूर बैठे हुए भी समझ गई थी, पहचान गई थी उसकी आवाज़। अम्मी, उसने पुकारा था। क्या हुआ है, ज़ारा बेगम की आवाज़ में परेशानी थी। आप मेरी शादी में तो आएंगी ना, वो ठहर ठहर कर बोली, जबकि ज़ारा बेगम चुप कर गई थी। तो तुम्हारी शादी हो रही है, इसी हफ्ते, आप आएंगी ना। एक बार फिर उसने उम्मीद से पूछा। तुम्हारे बाप ने मुझसे मशवरा करना तो दूर, बताना तक गवारा नहीं किया। वो मुझे बर्दाश्त कर लेगा शादी में। आपने मेरे लिए आना है या उनके लिए। आपका रिश्ता उनसे ख़त्म हुआ है, मुझसे नहीं। कुछ नहीं कहेंगे वो, आप फिक्र ना करें। आपकी बेटी आपके लिए लड़ सकती है। काश मैं भी उस वक्त तुम्हारे लिए लड़ सकती। और नम आंखों से बोली। बस करें अम्मी, क्यों याद करती हैं उस वक्त को। जो होना था हो गया। आप बताएं, आएंगी ना। हाँ ज़रूर, वो आंसू साफ करते मुस्कुराते लहजे में बोली। मजबूत होकर आना है, याद रखिएगा। तुम्हारी माँ मजबूत ही है। वो मुस्कुराई थी। माँ से बात करके वो काफ़ी हद तक पुरसकून हो गए। ओए शाजिम, हो गया है तेरा काम। शाजिम जो उस वक्त कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, जब ही अदनान आया। सोहा चौहान इकलौती है माँ बाप की। माँ को छोड़ दिया उसके बाप ने, क्योंकि वो शोबिस में काम करना चाहती थी। जल्दी बक और कोई ढंग की डिटेल बता। शाजिम उसकी बात काटते बोला। खुद ही कहा था कि A to Z चाहिए रिपोर्ट। अब सुन, उसके बाप का एक भाई है जमशेद अली चौहान, उसके 2 बच्चे हैं, मोहित और शनाया। शाजिम झुंझलाया था। तो सीधा सीधा पॉइंट पे आ रहा है या नहीं। अब मुझे क्या पता तुझे कौन सा पॉइंट चाहिए, इसलिए चुप करके सुन ले जो मैं बता रहा हूँ। उसकी शादी हो रही है इसी हफ्ते अशर खलील अहमद से। अदनान आगे अपनी रवानी में बोल रहा था कि शाजिम ने उसे टोका। शादी, वो मुस्कुराया। बस अब मुझे उस अशर के बारे में बता, बाकी सब छोड़ दे। अदनान उसे बता रहा था और वो जैसे जैसे सुन रहा था उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। निकाह का दिन आन पहुंचा। वो उस पर स्टेज पर घूंघट निकाले बैठी थी। उसकी नज़र सामने मोहित पर पड़ी, जो किसी को हिदायत दे रहा था। उसका दिल खाली हुआ उसे देखकर।
पिछले 2 दिन से वो उसे अवॉइड कर रही थी। आंसू आए थे उसकी आंखों में जिन्हें वो साफ कर गई थी। थोड़ी देर बाद निकाह शुरू किया गया। सोहा जुनैद अली चौहान वल्द जुनैद अली चौहान आपको अशर खलील वल्द खलील अहमद से बेवज़ 1 लाख रुपए हक महर निकाह कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। उसने नज़र उठाकर एक बार फिर मोहित की तरफ देखा, मगर अगले ही लम्हे नज़रें झुका गई। कबूल है 3 दफ़ा कहकर आंखें बंद की थी उसने। निकाह हो चुका था। तभी अशर को कॉल आई, जिसे सुनकर वो धड़ा, क्या बकवास है ये। वो उठकर साइड पर हुआ। तभी उसे वीडियो कॉल आई। दोबारा वो कॉल देखकर उसके ओसान खता हुए। अभी भी यकीन नहीं आया। अब जैसा कहा है वैसा करो, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे, और हाँ, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ से कहा गया और साथ ही कॉल काट दी गई। वो चीखा था मगर कॉल कट चुकी थी। तभी वो मरे कदमों के साथ स्टेज की तरफ आया। सोहा की तरफ देखा जिसके मुंह पर अभी भी घूंघट था। मैं अशर खलील तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये अल्फाज थे या फिर बॉम्ब जिसने वहाँ बैठे हर नफ्स को हिला दिया था। सोहा घूंघट से आंखें फाड़े देख रही थी, बेयकीनी की हालत में थी। हर किसी का मुंह खुला था। उसने किसी को कुछ सोचने समझने के काबिल ही कब छोड़ा था। खलील साहब आगे बढ़े और उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ा। ये कैसा घटिया मजाक है। ये मजाक नहीं है बाबा, हकीकत है ये कहकर वो बाहर की तरफ भागा, जबकि खलील साहब भी उसके पीछे गए। मोहित भी उसके पीछे भागा। ज़ारा बेगम जल्दी से सोहा की तरफ बढ़ी। सोहा, उन्होंने पुकारा उसे, जबकि वो भी अभी तक शौक में थी। ज़ारा बेगम आगे बढ़ी और एकदम उसे अपने गले लगाया, जबकि सोहा के जिस्म में कोई जुम्बिश नहीं हुई। सरगोशियाँ होने लगी थी हर तरफ। हाय बेचारी, अभी तो निकाह हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और तलाक का धब्बा लग गया। ज़रूर लड़की में कोई खामी है, कोई ना कोई मसला ज़रूर है लड़की में, वरना कोई एक फ़ोन कॉल सुनकर तलाक कैसे दे सकता है। माँ ने पहले कम बदनामी कमाई जो अब बेटी के भी हिस्से में आ गई। हर किसी की अपनी नज़रिए थे, जितने मुंह उतनी बातें। कोई उससे हमदर्दी जता रहा था तो कोई उसकी किरदार कशी कर रहा था, मगर उस वक्त वो किस कुर्ब से गुजर रही थी कोई नहीं जानता था। हालत उसकी ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां से जाने लगे थे और यूं बदनामी की पहली सीढ़ी पर सोहा चौहान ने पैर रख दिया। अभी पता नहीं और कितनी सीढ़ियां चढ़नी थी। इससे पहले कि अशर गाड़ी में बैठता, खलील साहब उस तक पहुंचे और उसे गिरेबान से पकड़ा। तुम इस तरह से इधर से नहीं भाग सकते। वो गुस्से से बोलते हाँपे थे। हाँ, मैं नहीं भाग रहा, मुझे जाने दें। अगर मैं ना गया तो बहुत देर हो जाएगी। शिजान लोगों के कब्जे में। प्लीज़, इस वक्त आप लोगों को जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ मैं। वो अपना गिरेबान छुड़वाता बोला। तभी मोहित उधर पहुंचा और उसके मुंह पे पंच मारा। घटिया जलील इंसान, ऐसे नहीं जाने दूंगा तुझे मैं यहाँ से। कैसे तुम हमारी इज्जत के साथ खेल कर जा सकते हो। वो धाड़ा, जबकि अशरफा मुश्किल संभला था उसके पंच से। इससे पहले कि मोहित एक बार फिर आगे बढ़ता, वो उसका गिरेबान पकड़ता। अशर उसे धक्का दे गया पीछे को। इतना ख्याल है इज्जत का तो जाओ जाकर शादी कर लो खुद उससे, बच जाएगी तुम लोगों की इज्जत। ये कहते ही वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी भगा ली, जबकि मोहित पीछे भागा, मगर वो जा चुका था। छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। वो वापस आकर खलील साहब से मुखातिब हुआ, जो उसकी बात पर खड़े कशमकश का शिकार थे कि शिजा उन लोगों के पास है। फिर वो वापस हॉल की तरफ भागे। तुम्हारे मनहूस कदम जो पड़ गए थे इधर, बदनामी तो हमारा मुकद्दर बनना ही थी। जुनैद साहब ज़ारा बेगम की तरफ बढ़े, जो अभी अभी सोहा को गले लगाकर बैठी हुई थी। उस वक्त उनकी आवाज़ पर अचानक अलग हुई थी उससे। देख लेना, हमारी बर्बादी बन गया हमारा तमाशा एक बार फिर। पहले तुम्हारी वजह से बना था, लगता है आल औलाद तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वो जहर आलूद लहजे में बोले। वो जहर जो इतने बरसों से उनके अंदर था, ज़ारा बेगम के लिए आज बाहर आ रहा था। ये बर्बादी तुम्हारी वजह से हुई है जुनैद साहब। अगर बेटी का रिश्ता करने से पहले थोड़ी छानबीन कर लेते तो आज ये नौबत ना आती। बकवास बंद करो अपनी और दफ़ा हो जाओ इधर से। कहते ही वो आगे बढ़े और उन्हें धक्का दिया। ज़ारा बेगम अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और गिर गए। तभी सोहा आगे बढ़ी, जो इतनी देर से बेयकीनी की हालत में थी, होश में आए। माँ को संभाला जल्दी से। बस कर दे आप, कितना जहर भरा है आपके अंदर। जो भी हुआ उसमें माँ का क्या कसूर है, बख्श दे इन्हें अब। वो चीखी थी। हाँ, सारा कसूर ही मेरा है जो बदनामी की पोटली को अपने पास रख लिया। उस वक्त अगर तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ भेज देता तो ये दिन ना देखना पड़ता। जाओ अपनी इस पारसा और बेकसूर माँ के साथ, छोड़ दो मेरी जान। वो हाथ जोड़ते हुए चिल्लाए थे। तो आखिर आपकी ज़ुबान पर वो अल्फाज आ ही गए जो बरसों से आपके अंदर पल रहे थे। अच्छी बात है, खुश रहें। वो इस तहसाइया अंदाज में बोली। माँ का हाथ पकड़ा, मुड़ी थी कि सामने मोहित खड़ा था।
एक नज़र उसे देखती नज़र अंदाज करते वो बाहर की जानिब बढ़ गए, जबकि मोहित ने उचटती नज़र चाचू पर डाली। अफसोस से बालों में हाथ फेरा और फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। हाँ, सुना है तुम्हारी भाभी वकील है। ओह सॉरी, एक्स भाभी। वैसे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तुम्हें इंसाफ तो दिला देगी ना। शाजिम चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए शिजा के सामने कुर्सी पर बैठते बोला, जो कि पिछले 5 घंटे से उसके पास थी। एक यही तो उसे ढंग से करना आता था, लड़कियों को उठवाना और उन्हें गायब करवाना, और आज भी वो ये काम बड़ी सफाई से कर गया था। अरे रो क्यों रही हो? तुम्हारा भाई आ रहा है तुम्हें लेने। कुछ नहीं कहूँगा तुम्हें, तुम तो मेरे लिए लकी साबित हुई हो यार। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भाभी को तलाक दे दी, निकाह के फौरन बाद। है ना मज़े की बात? वो पागलों की तरह हंसा। काश वो मंजर मैं लाइव देख सकता। किसी की बर्बादी देखकर बहुत सुकून मिलता है मुझे। हाय, सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा मुझे कि एक गोल्डन चांस मिस कर दिया। वो अफसोस से सर हिलाता लंबी सांस लेता बोला, दरिंदे हो तुम, इंसानी शक्ल में जानवर हो, बल्कि उससे भी बदतर हो तुम। शिजा फुंकारी। शाजिम एकदम गुस्से से आगे बढ़ा और उसका मुंह दबोचा, मगर अगले ही लम्हे उसे छोड़ दिया और कहका लगा, अच्छा लगा सुनकर, मगर इस कदर गुस्से से बोली तो मुझे भी तो गुस्सा आ गया ना। उसके गाल थपथपाकर वो बोला, जबकि वो गुस्से से मुंह फेर गए। इसी वजह से शासिम को गुस्सा आता है, ये जो बिला वजह का एटीट्यूड दिखाती हो ना तुम लड़कियां, बस यही बात शाजिम को फिरकी की तरह घुमा देती है। दांत पीसते उसे घूरते वो बोला। तभी कॉल आई। लो आ गया फ़ोन तुम्हारे भैया का। कैसे दुम हिलाता आया इधर। तुम पहली लड़की हो जो शाजिम की दस्तरस में आकर सही सलामत वापस जा रही हो। जितना भी शुक्र करना हो ना कम होगा। उसकी आंखों में और उसके मुंह पर पट्टी बांधते वो बोला, चलो अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं, इससे पहले कि तुम्हारा अजीम भाई गुस्से में आकर कोई और गलत कदम उठा दे। वो उसे गाड़ी में बिठाकर ड्राइवर को हिदायत देकर वापस मुड़ गया, क्योंकि फिलहाल उसका सामने जाने का इरादा नहीं था। मगर जाते हुए शिजा के कान में फूंक गया था, बता देना अपने भाई को कि शाजिम आफंदी ने उठाया था तुम्हें। सब घर वाले वापस आ चुके थे और मोहित की बात सुनकर गोया सबको सांप सूंघ गया। सारे उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। तुमने अगर उससे शादी करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? अब जब उस पर तलाक का दाग लग चुका, बदनामी हो गई सारे ज़माने में, अब तुम्हें उससे शादी का ख्याल आ रहा है? वाह रे बेटा, सदके जाऊं मैं तुम्हारे। फुप्पो हस्बे आदत तंजन बोली, तलाक का दाग, तलाक का दाग, थक गया हूँ सुन सुनकर। अब इस सब में सोहा का क्या कसूर है? पहले मुझे ये बताया। ये रिश्ता घर वालों की मर्जी से हुआ और असूलन कसूरवार भी घर वाले ही हुए ना, जो उस घटिया इंसान को पहचान ना सके। मैं कल ही सोहा से निकाह करूँगा। अगर किसी को एतराज़ है तो बताए, लेने जा रहा हूँ उसे मैं अभी। और चाचू प्लीज़ अब बस कर दें ये पिछले रोने रोना। चची ने जो किया उसका जिम्मेदार सोहा को मत ठहराएं। सब कहकर उसने सब घर वालों की तरफ देखा। वो उनके बोलने का इंतज़ार कर रहा था, मगर कोई भी नहीं बोला। तो मतलब सब मुत्तफिक है मेरे फैसले से? वो सबकी तरफ देखते बोला। जमशेद साहब अपनी जगह से उठे और उसके कंधे पर हाथ रखा। जाओ ले आओ उसे घर, सुबह निकाह होगा। किसी को कोई एतराज़ नहीं, अगर होगा भी तो मुझसे बात करेगा। वो मोहित की माँ की तरफ देखते हुए बोले, क्योंकि जानते थे अगर एतराज़ होगा तो सिर्फ उसे होगा। जबकि मोहित सर हिलाता चला गया था। वाह मोहित वाह, तरस खा रहे हो सोहा पर? ये कोई ड्रामा या फिल्म चल रही है? आंखें खोलो, हकीकी दुनिया है ये। एक और गिल्ड को लेकर अपनी जिंदगी दांव पर मत लगा दो। सोहा उसकी बात सुनकर तालियां बजाते बोली, सोहा मैं कोई तरस नहीं खा रहा, मैं बस। सोहा उसकी बात दरमियान से काट गई। मेहरबानी होगी मोहित, तुम ये एहसान कभी ना करो मुझ पर। मुझे भीख नहीं चाहिए और बेहतर होगा कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे इस बारे में बात भी ना करो, वरना मैं सारे लिहाज भूल जाऊंगी। वो उसकी आंखों में देखती हर लफ्ज़ चबा चबा कर बोली, जबकि मोहित उसकी आंखों में अजीब अजनबियत महसूस कर रहा था उस वक्त। मोहित प्लीज़, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आइंदा तुम मेरे साथ ये हमदर्दियाँ मत जताना। अगर तुम ये सब कुछ होने से पहले करते तो तब और बात थी, मगर अब नहीं। मैं सारी ज़िंदगी किसी के एहसान तले दब कर नहीं रह सकती। वो अब कदरे धीमे लहजे में आंखों में आंसू लिए बोली। मोहित ने गहरी सांस ली। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या वाकई मैं ये फैसला करने में जल्दबाजी से काम ले रहा हूँ? ठीक है, हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, मगर तुम्हें अभी मेरे साथ घर जाना होगा। मैं इधर ही ठीक हूँ। वो नज़रें फेर कर बोली, सोहास जिद मत करो, चलो उठो, चची से मैं बात कर लूँगा। क्या बात करोगे? कुछ बाकी है बात करने के लिए? सोहा, तुम चाचू को अच्छे से जानती हो, वो उस वक्त गुस्से में थे। जो उनके मुंह में आया उन्होंने बोल दिया। तो गुस्से में थे तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी करेंगे। खैर मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, जाओ तुम इधर से।
मोहित ने उसकी तरफ देखा। वो उस वक्त उसे बिखरी बिखरी हालत में लगी थी। उसकी हालत देखते उसे उस बारे में मज़ीद बात करना मुनासिब नहीं लगा। जब थोड़ी रिलैक्स हो जाओगी ना फिर बात करेंगे। वो उठते हुए बोला, चलता हूँ, ख्याल रखना अपना, और जो भी हुआ उन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचना। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है, इसलिए हो सकता है इसी में कुछ बेहतरी हो। सोहा ने उसके जाने के बाद आंखें बंद की और सोचा कि भला इस सब में क्या बेहतरी होगी।